कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल पर। और जो अपना YouTube चैनल है फिजिक्स गुरुजी, यहाँ पर आपको आपके जो टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स आपको कंटिन्यूअसली अब मिलते रहेंगे। एक बार फिर से मैंने अपने लाइव वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करने स्टार्ट कर दिया है। मुझे बहुत से स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप YouTube पे अब वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड क्यों नहीं कर रहे हैं, आप करिए, हमको प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैंने सोचा चलो बच्चों की जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के लिए फिर से हम YouTube पर एक बार अपने जो YouTube चैनल है उस पर फिर से नए नए वीडियोस को अपलोड करते हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ। आज हम लोग अपना 6वां चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का। कुछ चैप्टर्स कम हो गए हैं सिलेबस में, इस वजह से हम लोगों को सारे चैप्टर्स को अच्छे से स्टडी करना है। ठीक है, जो सिलेबस कम हुआ है उसको मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि हमारा इस साल पर फोकस है जो क्लास 12 के स्टूडेंट हैं वो वीडियो लेक्चर्स को बहुत ध्यान से देखें, उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है सारे वीडियोस मेरे। चूंकि क्लास 12 का 30% सिलेबस इस साल कम कर दिया गया है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को अपना सिलेबस अब आगे बढ़ाना है। तो सभी स्टूडेंट्स मेरे साथ आज से लाइव लेक्चर में जुड़ेंगे। इन लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल रहेंगे और मेरी कोचिंग का जो ऐप है ब्रेन डेवलपर्स ऐप, उस पर भी ये सारे वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ब्रेन डेवलपर्स ऐप को ज्वाइन करने के लिए आपको प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, तो उस पर सारे वीडियोस अवेलेबल रहेंगे मेरे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी लाइव क्लासेस को। जो भी लाइव क्लासेस हमारी रिकॉर्ड है, इन रिकॉर्ड लेक्चर्स को आप लोग मेरे ब्रेन डेवलपर्स ऐप पर या मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरुजी पर कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 है हमारा किरचॉफ का नियम एवं वैद्युत परिपथ। ठीक है, किरचॉफ के नियम एवं वैद्युत परिपथ। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है। इस चैप्टर को हम लोगों को स्टडी करना है। ठीक है, ये हमारा चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 जो आपकी यूनिट है उसका चैप्टर नंबर 6 आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो के साथ बने रहिए अंत तक और हम लोग इस चैप्टर को स्टडी करेंगे। ठीक है, अब आप सभी को क्लियर दिख रहा होगा बोर्ड। ठीक है, तो हम लोगों को स्टडी करना है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो क्या है, पहले मैं आपको वही टॉपिक बता देता हूँ। सबसे पहला जो टॉपिक है बेटा वो है इसमें वैद्युत सेल। सबसे पहला जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है वैद्युत सेल। वैद्युत सेल क्या होते हैं, वैद्युत सेल के बारे में आपको मैं बता दूं कि वैद्युत सेल होते क्या है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। वैद्युत सेल एक छोटा सा यंत्र है। ठीक है, एक ऐसी युक्ति है, डेफिनेशन वाइज में बताता हूँ, एक ऐसी युक्ति जो क्या करती है, जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देती है। इसको रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल देती है बेटा, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देती है, वैद्युत ऊर्जा में बदल देती है। ठीक है, आपका ये एक पॉइंट है वैद्युत सेल के बारे में जो हमको पढ़ लेना है, ध्यान रखना है कि आपका वैद्युत सेल क्या है। वैद्युत सेल एक ऐसा यंत्र है, ऐसी युक्ति है जो क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देती है। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रासायनिक ऊर्जा को किसे बदल देती है बेटा, वैद्युत ऊर्जा में। ठीक है, ये वैद्युत सेल का क्या होता है, कार्य होता है, फंक्शन होता है। मेन फंक्शन वैद्युत सेल का, इसको हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रिक सेल भी कहते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल इज टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करती है, जो आपकी केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी इनटू कौन सी एनर्जी बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक प्रकार से मैंने इक्वेशन के फॉर्म में इसको लिख दिया, इससे आपको क्लियरली समझ में आए किस प्रोसेस से द्वारा जो आपका इलेक्ट्रिक सेल होता है वो इस काम को अंजाम देता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल का एक वर्क है टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, ये वर्क है आपका, मेन फंक्शन है। ठीक, तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं इसको और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अपने टॉपिक को। ये वैद्युत सेल हो गए। अब टाइप्स ऑफ वैद्युत सेल की हम बात करेंगे कि आपके जो वैद्युत सेल होते हैं वो वैद्युत सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो आपके जो वैद्युत सेल हैं या इलेक्ट्रिक सेल हैं, 2 टाइप्स वैद्युत सेल के प्रकार। अब हम बात करेंगे वैद्युत सेल के प्रकार। तो वैद्युत सेल के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, वैद्युत सेल के प्रकार की हम बात करेंगे कि आपके जो वैद्युत सेल हैं वो कितने प्रकार के हैं, वो हमको समझना है। ठीक है,
बेंथोसेल के प्रकार, तो अगर बात करी जाए बेंथोसेल के प्रकार की, तो दो प्रकार के बेंथोसेल होते हैं। कितने प्रकार के बेंथोसेल होते हैं बेटा? दो प्रकार के होते हैं। जो बेंथोसेल होते हैं वो मेनली दो टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रिक सेल्स आर मेनली टू टाइप्स, और दोनों के नाम मैं आपको पहले बता देता हूं, उसके बाद हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट है प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल जिनको हम लोग कहते हैं प्राइमरी सेल, और दूसरे होते हैं द्वितीयक सेल। कौन से सेल होते हैं? द्वितीयक सेल। सबसे पहले कौन से होते हैं? प्राथमिक सेल, और उसके बाद जो दूसरे सेल होते हैं वो हमारे होते हैं द्वितीयक सेल। बेंथोसेल के प्रकार दो होते हैं, और दो टाइप कौन कौन से हैं? सबसे पहला टाइप है बेटा प्राथमिक सेल, और दूसरा टाइप होता है आपका द्वितीयक सेल। ठीक है, तो ये दोनों आपके बेंथोसेल के क्या होते हैं? प्रकार होते हैं। ओके, चलिए तो हम लोग अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा न्यू टॉपिक क्या है? न्यू टॉपिक है हमारा, अब हम लोग तो हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है बेंथोसेल के जो हमने प्रकार पढ़े। टोटल कितने प्रकार होते हैं? आपके दो प्रकार होते हैं, एक प्राथमिक सेल और दूसरा होता है द्वितीयक सेल। ठीक है, तो अब हम लोग आपने 1 बाय 1 दोनों सेल के जो टाइप हैं उनको समझेंगे। प्राथमिक सेल क्या होते हैं और द्वितीयक सेल क्या होते हैं, ये हमको समझना है। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूं, फटाफट हम इसको समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राथमिक सेल की। प्राथमिक सेल क्या होते हैं ये समझ लीजिए आप लोग। प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल, ठीक है, और दूसरा जो आपका टाइप है वो है द्वितीयक सेल। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राथमिक सेल की। प्राथमिक सेल को बेटा क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल को इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी सेल। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में हम लोग? प्राइमरी सेल। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? प्राइमरी सेल कहते हैं। ठीक है, अब प्राइमरी सेल को हमको स्टडी करना है कि प्राइमरी सेल होते क्या है, वो कैसे होते हैं। तो ऐसे सेल जिनको एक बार चार्ज कर सकते हैं, ऐसे सेल, डेफिनेशन पहले लिखिए, ऐसे सेल जिनको दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, चार्ज नहीं कर सकते, ऐसे सेल जिनको दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं वो प्राथमिक सेल कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? प्राथमिक सेल कहलाते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल कहते हैं, या प्राथमिक सेल कहलाते हैं। इनको हम लोग दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, इसलिए इनको क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल। ये इनका क्या काम होता है? ये यूज एंड थ्रो वाले काम होते हैं। इनका क्या वर्क है? इनके लिए एक नाम रखा गया यूज एंड थ्रो। यूज एंड थ्रो, इनको एक बार यूज करो, थ्रो कर दो। इनको हम लोग दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इनको हम प्राथमिक सेल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, एग्जाम्पल क्या क्या है? लेक्लांसे सेल, एग्जाम्पल्स इनके लिखिए, लेक्लांसे सेल, लेक्लांसे सेल, ठीक है। दूसरा डेनियल सेल, डेनियल सेल, और तीसरा जो आपका एग्जाम्पल है वो क्या है? शुष्क सेल और शुष्क सेल, ठीक है। तो ये हमारे क्या है? कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपके प्राथमिक सेल के बारे में बताए गए हैं, ठीक है। प्राथमिक सेल क्या होते हैं? जिनको हम चार्ज नहीं कर सकते उनको हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल कहते हैं। और एग्जाम्पल क्या क्या है? डेनियल सेल, लेक्लांसे सेल, शुष्क सेल, ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं प्राथमिक सेल के, ठीक है। इनको एक बार यूज करिए और थ्रो कर दीजिए। जो आप लोग 5-10 रुपए के सेल लाते हैं मार्केट से, ठीक है, 10 रुपए का सेल आता है, 5 रुपए का सेल आता है, जो बैटरीज में या रिमोट्स में आपके यूज होते हैं, जैसे मान लो रिमोट को है आपके टीवी का, उसमें जो सेल यूज होते हैं वो कैसे सेल है? वो सारे आपके प्राथमिक सेल है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपना दूसरा टॉपिक जो है हमारा द्वितीयक सेल, ठीक है। जो दूसरा टाइप है वो क्या है? द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल क्या होता है उसको हम लोग समझेंगे। द्वितीयक सेल को बेटा इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहा जाता है सेकेंडरी सेल। क्या कहते हैं द्वितीयक सेल को इंग्लिश में? सेकेंडरी सेल। इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल क्या होते हैं इनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सेकेंडरी सेल क्या होते हैं उसको आप लोग समझिए। हम द्वितीयक सेल की बात करते हैं, फटाफट समझ लेते हैं द्वितीयक सेल क्या है या सेकेंडरी सेल क्या है। उनको हम बड़े आसानी से समझ सकते हैं। द्वितीयक सेल हमारे क्या होते हैं, ठीक है। देखिए, जिनको दोबारा चार्ज किया जाए, जिनको दोबारा चार्ज कर सकते हैं, दोबारा चार्ज करके उपयोग में लाया जा सकता है, उपयोग में लाया जा सकता है, लाया जा सकता है। ऐसे सेल जिनको दोबारा चार्ज करके उपयोग में लाया जा सकता है उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम लोग द्वितीयक सेल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात की जाए तो सीसा संचायक सेल,
इसका एग्जाम्पल है सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल, जो सीसा संचायक सेल होते हैं वो कैसे सेल है बेटा? जो सीसा संचायक आपका सेल होता है वो एक प्रकार का द्वितीयक सेल होता है। इसको हम लोग रिचार्ज कर सकते हैं, दोबारा चार्ज करके उपयोग ला सकते हैं। ठीक है, जो आपके घरों पर बैटरी होती है, इन्वर्टर की जो बैटरी होती है वो एक प्रकार की कैसी सेल है? द्वितीयक सेल है। ठीक है, क्योंकि उसको आप लोग एक बार रिचार्ज करके फिर से उसका इस्तेमाल कर सकते हो, फिर से उसका यूज कर सकते हो, इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं? द्वितीयक सेल कहते हैं, क्योंकि इनको बार बार रिचार्ज करके यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके द्वितीयक सेल होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर। जो अगला टॉपिक है वो है हमारा सेल की संरचना। सेल की संरचना कैसी होती है, अब हम लोग सेल की संरचना की बात करेंगे। ठीक है, तो क्लियर है आप सभी लोगों को ये? ठीक, अब हम लोग अगले टॉपिक पर अपने बात करेंगे। अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है सेल की संरचना। ठीक है, सभी को क्लियर है? समझते चलिएगा वन बाई वन। कोई प्रॉब्लम अगर आपको आए तो मुझे बता दीजिएगा। अगला टॉपिक अब हम अपना स्टार्ट करते हैं, जो है सेल की संरचना। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 आपका चल ही रहा है, मैंने हटा दिया है, कोई बात नहीं। सेल की संरचना, ठीक, संरचना को जरा समझ लीजिए। सेल की संरचना कैसी होती है? कंस्ट्रक्शन कोई भी सेल का करते हैं तो किस तरीके से करते हैं? ठीक है, सपोज करिए सेल का हम लोग डायग्राम यहाँ पर बना रहे हैं। सेल के अंदर एक सॉल्यूशन भरा रहता है। ठीक है, सबसे पहले 2 इलेक्ट्रोड बना देते हैं। कोई भी सेल होती है तो सेल में 2 इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रोड को हम एनोड कहते हैं और दूसरे इलेक्ट्रोड को हम लोग कैथोड कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कोई भी सेल अगर होती है तो सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। एक इलेक्ट्रोड को हम लोग एनोड कहते हैं और दूसरे इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। ठीक है, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। तो ये आपका मान लिया मैंने एनोड। एनोड पर हमेशा क्या रहता है? पॉजिटिव चार्ज, और इसको हमने मान लिया कैथोड। कैथोड और कैथोड पर क्या होता है? हमेशा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और सेल के भीतर एक सॉल्यूशन भरा होता है। सेल के जो भीतर होता है, भीतर एक सॉल्यूशन भरा होता है, एक घोल भरा होता है। उस घोल को हम कहते हैं वैद्युत अपघट्ट। उस घोल को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत अपघट्ट। इसको क्या कहा जाता है? वैद्युत अपघट्ट। इसको हम लोग कहते हैं वैद्युत अपघट्ट। वैद्युत अपघट्ट। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो ये आपका वैद्युत अपघट्ट हो गया। कोई भी आपका जो सेल होता है तो सेल में सबसे पहले समझ लीजिए 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। एक होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम लोग एनोड कहते हैं, और जो आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं कैथोड। ठीक है, अब इस सेल के भीतर एक घोल भरा होता है, एक सॉल्यूशन भरा होता है, एक एसिडिक सॉल्यूशन होता है। वो H2SO4 का भी हो सकता है, HCl हो सकता है, जैसे कुछ भी हो सकता है, H2SO4 और HCl, कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन है उसे भर देते हैं। और जो सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो एनोड, ये इलेक्ट्रोड जो लगे हैं इनको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। इनको ये दोनों जो आपके, इनको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड्स। क्या कहते हैं इनको? इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, इलेक्ट्रोड। तो जो इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड क्या करते हैं? एक विभवांतर उत्पन्न करते हैं, विभवांतर क्रिएट करते हैं, जिससे धारा हमारी क्या है? परिपथ में बहने लगती है। क्योंकि बैटरी का जो वैद्युत सेल का मेन फंक्शन है, मैंने स्टार्टिंग में आपको नहीं बताया था, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। आपका कोई भी जो सेल होता है, वैद्युत सेल होता है, वो किसी भी वैद्युत परिपथ में धारा के मान को या धारा को नियंत्रित करता है, या धारा के मान को बनाए रखता है। अगर किसी परिपथ में हमको धारा प्रवाहित करानी है, किसी भी परिपथ में सपोज करिए अगर धारा को प्रवाहित कराना है, तो वहां पर आपका क्या होना चाहिए? वैद्युत विभवांतर उत्पन्न होना चाहिए। वैद्युत विभवांतर को उत्पन्न करने के लिए हम लोग वैद्युत सेल का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। क्योंकि वैद्युत धारा तभी प्रवाहित होती है जब परिपथ में विभवांतर उत्पन्न हो, और विभवांतर उत्पन्न करने के लिए परिपथ के साथ हमको वैद्युत सेल को जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या? ये हमारा वैद्युत सेल हो गया, वैद्युत सेल की संरचना हो गई। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक की, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? ठीक है, हम लोग स्टडी करेंगे कि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। ये जो टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का, इसको बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करिए। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, 1 बाय 1 आप सब चीजों को नोट करते जाइएगा। ठीक है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, और अच्छे से वीडियो को देखें और समझें हर एक पॉइंट को। कोई भी पॉइंट अगर आप मिस करेंगे तो आपको समस्या होगी। ठीक है, हर एक पॉइंट को आप अच्छे से नोट करें और उसको समझते भी जाएं। ठीक है, और वीडियो लेक्चर्स को पूरा देखें।
मैंने इसीलिए वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया जिससे आपका डाटा खर्च ना हो। ठीक है, वैसे में आपका डाटा खर्च होता था और आपको प्रॉब्लम होती थी, इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स क्या है उपलब्ध कराए जाए, जिससे आपके डाटा की भी बचत होगी और आप आराम से वीडियो लेक्चर्स को देख पाओगे। ओके, तो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है बेटा हमारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध। क्या है अगला टॉपिक? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। किस तरीके से हम सेल के आंतरिक प्रतिरोध को डिस्क्राइब करेंगे तो मैं आपको बताता हूं। इसकी डेफिनेशन की हम सबसे पहले बात करते हैं। सेल के अंदर मौजूद घोल, जो सेल के अंदर घोल मौजूद होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट, धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई, प्रतिरोध कहते हैं। ओके, किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या कहलाता है? सेल के अंदर जो सॉल्यूशन भरा होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, जो एसिडिक सॉल्यूशन होता है, उस सॉल्यूशन की वजह से या उस एसिडिक सॉल्यूशन की वजह से या उस वैद्युत अपघट्ट की वजह से जो धारा प्रवाहित होती है, उस धारा के मार्ग में जो रुकावट आती है, उस रुकावट को ही हम लोग क्या कहते हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध हम लोग कहते हैं। ओके, अब सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है बेटा, उसको हम लोग कैसे व्यक्त करते हैं? उसको स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। आंतरिक प्रतिरोध को कैसे व्यक्त किया जाता है? आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? स्मॉल आर से। ठीक है, स्मॉल आर से हम लोग उसको व्यक्त करते हैं। अगर किसी सर्किट में कोई भी परिपथ है, परिपथ में हम लोग इसको किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे? कोई परिपथ बना हुआ है तो उस परिपथ में सेल के आंतरिक प्रतिरोध को कैसे प्रदर्शित किया जाएगा वो भी हम लोग थोड़ा समझ लें। ओके, कैसे? देखिए, अगर कोई परिपथ है, सपोज कर लीजिए बैटरी है, तो अगर बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध को आपको प्रदर्शित करना है तो इस तरीके से हम लोग सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से किसी भी सेल के आंतरिक प्रतिरोध को परिपथ में दर्शाया जा सकता है। ये रिप्रेजेंटेशन है। इस तरीके से किसी भी सेल के आंतरिक प्रतिरोध को हम लोग किसी भी वैद्युत परिपथ में क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ओके, एक बार दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो सेल का घोल होता है, किसी भी सेल का घोल, तो उस घोल के कारण वैद्युत धारा के मान में जो रुकावट आती है, मार्ग में रुकावट आती है या कमी आती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। और ये क्यों होता है? जो सेल का घोल होता है वो वैद्युत धारा के मार्ग में क्या करता है? रुकावट उत्पन्न करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, और इसी अवरोध को ही बेटा क्या कहा जाता है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसको हम लोग किससे व्यक्त करते हैं? इसको हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर किसी परिपथ में हमको सेल के आंतरिक प्रतिरोध को दर्शाना हो, प्रदर्शित करना हो, तो उसको हम इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। ओके, तो ये टॉपिक आपका क्लियर है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको देखिए आप लोग। नेक्स्ट टॉपिक है सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं। ओके, तो ये हम अभी आपको समझाएंगे कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसा होता है और कौन कौन से कारक इस सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं। तो उसको आप लोग सुन लीजिए और समझ लीजिए। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अगला टॉपिक अपना। जल्दी से आप उसको नोट करेंगे फटाफट। ठीक है, बहुत से लोग सोच रहे होंगे सरकारी डायलॉग बन गया, फटाफट 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 नोट करिए, फटाफट पढ़िए, फटाफट जल्दी करिए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बस थोड़ा सा आ जाती है वो आदत। चलिए ठीक है, तो हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? सेल के आंतरिक प्रतिरोध को, सेल के आंतरिक प्रतिरोध को, आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित
करने वाले कारक। ओके, सेल के आंतरिक प्रतिरोध को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, हम लोग ये टॉपिक को अपना स्टडी करेंगे। ये हमारा अगला टॉपिक है। तो कुल 3 कारक हैं जो सेल के आंतरिक प्रतिरोध को बेटा क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। 3 मुख्य कारक हैं, उनको मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगा और आपको उनको 1 बाय 1 समझना है। सबसे पहला जो हमारा कारक है वो क्या है, वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य, जो आपका वैद्युत अपघट्य है, ठीक है, आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वैद्युत अपघट्य है, वैद्युत अपघट्य की सांद्रता पर, वैद्युत अपघट्य की सांद्रता, वैद्युत अपघट्य की सांद्रता तथा ताप पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, वैद्युत अपघट्य की सांद्रता तथा ताप पर निर्भर करता है। किसी भी जो आपका सेल होता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध उस सेल के अंदर भरे हुए वैद्युत अपघट्य की सांद्रता पर या ताप पर निर्भर करता है। अब कैसे, वो मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले हम लोग सारे कारक लिख लें, उसके बाद जो हमारा सेकंड नंबर का पॉइंट है वो है इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर, जो इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं किसी भी सेल में, उनकी बीच की दूरी पर भी आपका सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या करता है, निर्भर करता है। ओके, और उसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, वो है सेल के घोल में इलेक्ट्रोड के, सेल के घोल में इलेक्ट्रोड के डूबे हुए भाग के क्षेत्रफल पर, डूबे हुए भाग के क्षेत्रफल पर। ठीक है, ये 3 जो इंपॉर्टेंट आपके फैक्टर्स हैं या कारक हैं जिन पर आपका सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, निर्भर करता है। 1 बाय 1 में इनको एक्सप्लेन कर दूंगा और आप इनको समझेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है आपका कि वैद्युत अपघट्य की सांद्रता पर और ताप पर। तो वैद्युत अपघट्य की सांद्रता पर कैसे, सांद्रता आप समझते हैं शुद्धता। शुद्धता कैसे, मतलब जैसे दूध है, दूध में अगर हम लोग पानी की मात्रा कम रखेंगे तो हम कह सकते हैं जो दूध है वो बहुत अधिक सांद्र है। क्या है, सांद्र है। और अगर उसे पानी की मात्रा ज्यादा है तो दूध में पानी की मात्रा अगर ज्यादा होगी तो वो जो दूध है वो कम सांद्र है। ठीक है, इस तरीके से हम सांद्रता को समझ सकते हैं। जो आपकी सांद्रता होती है उसका मतलब होता है कि जो उसमें मेन जो आपका एलिमेंट है या कंटेंट है उसका पोर्शन ज्यादा होना चाहिए। जैसे दूध है तो दूध में अगर प्योर दूध है तो उसकी सांद्रता क्या है, दूध की अधिक है, यानी शुद्धता अधिक है। तो होता क्या है, अगर कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन हमने बैटरी में भर दिया, सपोज करो H2SO4 बैटरी में भरा हुआ है, अगर इसकी सांद्रता बेटा ज्यादा होगी, सांद्रता ज्यादा होने का मतलब है ज्यादा से ज्यादा आयन्स क्या होंगे, बैटरी में रिलीज होंगे या उस घोल में उत्पन्न होंगे। जितनी ज्यादा अधिक सांद्रता होगी उतना ही ज्यादा आयन बैटरी के अंदर क्या होगा, मौजूद होगा। और ज्यादा आयन अगर मौजूद होगा बैटरी के अंदर तो जो आपकी धारा के मार्ग में रुकावट है वो बढ़ जाएगी। आपकी धारा का मान क्या होगा, कम होगा, रुकावट ज्यादा पैदा होगी, जिसकी वजह से आपके सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। आप ज्यादा सांद्रता बढ़ाओगे तो आयन्स ज्यादा क्रिएट होंगे, आयन्स ज्यादा क्रिएट होंगे तो जो आपका आवेश प्रवाहित हो रहा है परिपथ में उस पर अधिक से अधिक क्या होगा, अवरोध लगेगा। अधिक अवरोध लगेगा तो आपके सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर है आपका पहला पॉइंट। अब उसमें एक और चीज इंक्लूड है सर, ताप पर, कि भाई सर ताप पर कैसे निर्भर करता है, इसको समझा दीजिए। ताप का तो कोई रीजन सर हमको समझ नहीं आता, तो वो भी बहुत सिंपल है यार, कोई ज्यादा लॉजिक नहीं उसमें, सीधी सी बात है। इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर द आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। जैसे जैसे आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वैसे ही वैसे उससे ज्यादा से ज्यादा आयंस आपके घोल में क्या होंगे, उत्पन्न होने लगते हैं। रीजन क्या है, रीजन ये है कि जैसे जैसे आप लोग टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जो सॉल्यूशन भरा रखा है, केमिकल सॉल्यूशन जो उसके अंदर प्रेजेंट है, उसमें आपके जो बंद होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, बंद टूट जाते हैं। बंद टूटते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आयन क्या होते हैं, उसमें निर्मित होते हैं। आयन ज्यादा से ज्यादा निर्मित होंगे, ज्यादा से ज्यादा आयन उत्पन्न होंगे तो सिंपल से लॉजिक है, अगर आयन ज्यादा बनेंगे तो फिर से वही बात कि धारा के मार्ग में ज्यादा रुकावट आएगी, ज्यादा रुकावट आएगी तो सिंपल है सर, हमको समझ में आ गया, हाँ उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है, बढ़ जाएगा। क्योंकि टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा बंद
जो सॉल्यूशन उसमें रखा हुआ है, जो घोल उसमें उपस्थित है, उसके बंध टूटने लगते हैं और अधिक बंध टूटने से ज्यादा आयन उस बंध में क्या होते हैं, उस सॉल्यूशन में उत्पन्न हो जाते हैं। इससे होता क्या है, इससे से ज्यादा आयन्स जनरेट होते हैं और हमारे सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। ओके, तो पहला पॉइंट आप सभी को क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद हम आगे आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर। इसको जरा मैं डायग्राम से आपको समझा देता हूं, आप सभी लोग डायग्राम को देखें, ठीक है। डायग्राम से जरा इसको आपको समझना होगा। डायग्राम क्लियर दिख रहा है? ये मान लीजिए कोई बैटरी हमने ड्रॉ करी और ये दो आपके इलेक्ट्रोड हो गए, ठीक है। यहाँ पर मैंने दो इलेक्ट्रोड बना दिए, ठीक। अच्छे से समझेंगे आप लोग इसको, ठीक है। ये दो इलेक्ट्रोड हो गए और ये आपका सॉल्यूशन भर रखा है। यहाँ पे मैंने वो इलेक्ट्रोलाइट भर दिया, जो आपको वैद्युत अपघट्ट कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है। वैद्युत अपघट्ट भरा रखा है, इसको समझेंगे बहुत अच्छे से हम लोग, ठीक। तो सबसे पहला तो मैंने आपको बताया कि सेकंड पॉइंट है कि आपका जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर। ये आपके इलेक्ट्रोड हो गए, ठीक है। इनके बीच की दूरी को हमने क्या मान लिया? L। तो आपके जो इलेक्ट्रोड है उनकी बीच की दूरी को हमने क्या मान लिया? L। तो कहने का मतलब है कि जो आपका आंतरिक प्रतिरोध होता है, किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के क्या होता है? समानुपाती। अगर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी ज्यादा है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। हमेशा याद रखना कि किसी भी सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के क्या होता है? समानुपाती होता है। मतलब इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ेगी। अगर ये इलेक्ट्रोड है ज्यादा दूरी पर लगाए जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा, ठीक है। क्लियर है आप सभी को? सेल का आंतरिक प्रतिरोध बहुत ज्यादा होगा। और दूसरा जो पोर्शन हमने पढ़ा या दूसरा जो पॉइंट है इसके बाद कि सेल के गोल में इलेक्ट्रोड के डूबे हुए भाग के क्षेत्रफल पर। कहने का मतलब है, सपोज करो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है ये दिख रहा है आपको, ठीक है। इसका कितना पोर्शन डूबा हुआ है? इसका मान लीजिए ए पोर्शन इसमें इस सॉल्यूशन में डूबा हुआ है, ठीक है। तो कितना भाग डूबा हुआ है? स्मॉल ए। इसका जो डूबा हुआ भाग है उसका क्षेत्रफल कितना मान लिया हमने? यहाँ से जो क्षेत्रफल डूबा हुआ है उसको मैंने यहाँ से ड्रॉ कर दिया और इसका क्षेत्रफल कितना मान लिया हम लोगों ने? ए मान लिया। तो इतना क्षेत्रफल जो डूबा हुआ है तो सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है इस क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। मतलब जितना अधिक क्षेत्रफल डूबा होगा उतना ही कम आंतरिक प्रतिरोध सेल का होगा, या फिर जितना कम क्षेत्रफल डूबा होगा तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि भाई कैसे निर्भर करता है? आप सिंपल सर, अब कुछ नोट बताता हूं मैं, उनमें थोड़े से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो एक बार आपको फिर से समझ लो। सबसे पहला, वैद्युत अपघट्ट की अगर सांद्रता बढ़ती है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है। रीजन, सांद्रता ज्यादा बढ़ती है तो ज्यादा से ज्यादा आयन उत्पन्न होते हैं। आयन ज्यादा उत्पन्न होते हैं तो अवरोध ज्यादा लगता है धारा पर और हमारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। दूसरा है ताप। ताप पर किस प्रकार निर्भर है? ज्यादा ताप अगर हम बढ़ाएंगे सेल का तो ताप बढ़ने से क्या होगी? जो बॉन्ड्स होंगे घोल के, जो घोल उपस्थित है सेल के अंदर, उसके बॉन्ड या बंध टूटेंगे तो फिर से बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होंगे? आयन्स उत्पन्न होंगे। और ज्यादा मात्रा में अगर आयन्स उत्पन्न होंगे तो उससे क्या होगा? उससे फिर से सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो आपका पॉइंट है वो है, यानी दूसरा पॉइंट है, इसमें दो थे, तीसरा पॉइंट जो हम मान लेते हैं इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर। अगर आप बैटरी में या फिर सेल में इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को इंक्रीज करते हो तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ता है, या दूरी को घटा देते हो तो घटता है। रीजन क्यों? रीजन है क्योंकि जो आंतरिक प्रतिरोध होता है सेल का वो बीच की दूरी यानी इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के क्या होता है? समानुपाती होता है, ठीक है। ओके, क्लियर है। और जो आपका थर्ड पॉइंट है वो है कि जो आपका डूबा हुआ भाग है, किसी सेल में जो डूबा हुआ भाग का क्षेत्रफल है ए, इस सेल में देखिए डूबे हुए भाग का क्षेत्रफल यानी इस इलेक्ट्रोड के डूबे हुए भाग का क्षेत्रफल कितना माना है? ए माना है। तो आपका ये पॉइंट कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रोड के डूबे हुए भाग के क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी किसी भी सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो उस सेल के सॉल्यूशन में या घोल में डूबे हुए इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। मतलब जितना अधिक क्षेत्रफल डूबा हुआ होगा इलेक्ट्रोड का उतना ही ज्यादा सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। और जितना कम क्षेत्रफल डूबा होगा सेल का आंतरिक प्रतिरोध उतना
बढ़ जाएगा। इसको कैसे समझ सकते हैं, एक नोट है, वो नोट क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा तो आप समझ लेना। तो हम नोट करते हैं, यानी नोट को ही नोट करना है। डायग्राम बना रहने दे रहा हूं मैं क्योंकि एक पॉइंट आपको समझाना है। नोट जो भी हम लोग लिखेंगे तो इसको आप लोग नोट कर रहे होंगे सभी लोग, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आप नोट करते जाइए। अब कुछ नोट्स हैं उनको मैं आपको समझाऊं तो आप वो नोट को नोट कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा जोक सा लग रहा है, नोट को नोट करो। विशेष है पॉइंट्स, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे लिख लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग नोट करते हैं और इन इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको समझा देता हूं, वो क्या है कि समय के साथ सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है भाई, समय गुजरने के साथ सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्यों बढ़ने लगता है? कोई तो रीजन होगा, तो रीजन समझो। बहुत सिंपल रीजन है। बैटरी जब नई है तो सॉल्यूशन कहाँ तक भरा है, यहाँ तक भर रखा है। जब बैटरी नई होती है, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, कुछ दिन हो जाते हैं, जैसे अगर हम मान लीजिए नई बैटरी लाए, उसको हमने मान लो 6-7 महीने यूज कर लिया, तो लोग कहते हैं भाई पानी डाल दो बैटरी में, डिस्टिल वाटर डालते हैं हम लोग। डिस्टिल वाटर क्यों डालते हैं भाई बैटरी में? कोई तो रीजन होगा, देयर इज सम रीजन बिहाइंड इट, कोई तो कारण होगा भाई। पानी ऐसे का बैटरी प्यासी हो गई क्या जो उसको पानी पिला दो भाई, है रीजन तो कुछ होगा ना, क्यों हम डालते हैं भाई वो पानी। जो डिस्टिल वाटर यूज करते हैं बैटरी में, कुछ महीनों के बाद क्यों यूज करते हैं? ऐसा क्या हो गया, बैटरी को प्यास लगाई थी क्या? गर्मी ज्यादा पड़ी तो बैटरी को भाई प्यास लगाई, चलो उसको पानी पिला दो, ऐसा नहीं होता। उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है, वो रीजन क्या है वो समझिए। अगर बैटरी नहीं है, कोई नई बैटरी आप लेके आए, तो उसका क्षेत्रफल, उसका जो इलेक्ट्रोड है वो यहाँ तक डूबा हुआ है। उसका कितना क्षेत्रफल डूबा है? ए, या इसको हम मान लेते हैं A1। कितना मान लिया मैंने? ये क्षेत्रफल कितना हो गया? A1। अब बैटरी आपने कई महीने तक यूज करी, ठीक है। मान लो हमने 6-7 महीने आपकी बैटरी यूज कर ली। अब 6-7 महीने के बाद क्या हुआ, जब बैटरी हमने यूज कर ली तो केवल इतना भाग, ठीक है। अब ये आपका जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा खत्म होने लगा, कम हो गया, ठीक है। अब कितना भाग बचा? पहले इतना भाग था, अब केवल इतना भाग बचा हुआ है। कितना भाग बचा हुआ है? ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? A2। कितना भाग बचा है? A2 दिख रहा होगा सभी को डायग्राम में, केवल A2। या यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ सिंबल करके। A2 भाग आपका क्या है, अब डूबा हुआ है, ठीक है। अब आप देखें तो A1 जो वैल्यू है वो ज्यादा बड़ी है A2 से, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जो आंतरिक प्रतिरोध होता है सेल का, वो क्या होता है, क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। तो जब हम यहाँ पर A1 रखेंगे, A1 इज ग्रेटर देन A2, तो इस रिलेशन को अगर हम यूज करेंगे, तो सिंपल सी बात है, R1 इज लेस देन R2, ठीक है। यानी R1 का मान R2 से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि R2 देखो बढ़ गया, फिर आपका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। और आंतरिक प्रतिरोध क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि अब डूबे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या है, कम, और डूबे हुए भाग का क्षेत्रफल कम है तो उसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। इसीलिए हम कहते हैं समय के साथ सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, बढ़ता है। और इस डायग्राम की हेल्प से, इस प्रोसेस से हम लोग समझ सकते हैं। एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, कुछ लोगों को थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा। इनिशियली जब बैटरी हम नहीं लाए थे तो कितना क्षेत्रफल डूबा हुआ था इलेक्ट्रोड का, A1। और जब कुछ महीने हमने बैटरी यूज कर ली तो अब जो सॉल्यूशन है वो कुछ कम हो गया, कुछ सॉल्यूशन जो था वो यूज हो गया, तो अब कितना क्षेत्रफल डूबा हुआ इलेक्ट्रोड का, A2, ठीक है। हमको डायग्राम में दिख रहा है A1 इज ग्रेटर देन A2, यानी पहले जो डूबा हुआ भाग था इलेक्ट्रोड का उसका क्षेत्रफल ज्यादा है, और जो बाद में डूबा हुआ भाग है उसका क्षेत्रफल क्या है, कम है। तो रिलेशन हमने क्या पढ़ा, अभी जस्ट हमने रिलेशन पढ़ा है कि रेजिस्टेंस यानी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड सबमर्ज्ड इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। यानी जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है या घोल है उसमें इलेक्ट्रोड का कितना भाग डूबा हुआ है उसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/A। इफ A1 इज ग्रेटर देन A2 देन R1 इज लेस देन R2। मतलब पहले आंतरिक प्रतिरोध क्या था, कम, लेकिन समय के साथ उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है, बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि सॉल्यूशन की मात्रा
कम हो गई। यहाँ पर इलेक्ट्रोड का जो डूबे हुआ भाग का क्षेत्रफल था वो अब कम डूबा हुआ है, इसलिए आंतरिक प्रतिरोध क्या है, बढ़ गया है। ओके, क्लियर है आप सभी को। इसीलिए हम लोग बैटरी में पानी डालते हैं बेटा, इसीलिए डिस्टिल वाटर यूज किया जाता है, जिससे इलेक्ट्रोड का ज्यादा से ज्यादा भाग डूब जाए। अब वो क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, क्योंकि इसीलिए बैटरी में डिस्टिल वाटर का यूज करते हैं। प्यासी नहीं होती है बैटरी, ठीक है, डिस्टिल वाटर इसलिए भर देते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा भाग इलेक्ट्रोड का क्या है वो डूब जाए और आपके बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो हम लोग इसको मिटा देते हैं और अगला टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, अगला नोट। तो नोट फर्स्ट आप सभी को समझ में आ गया होगा। सेकंड नोट में आपको बताता हूं, सेकंड नोट क्या है। सेकंड नोट समझ लीजिए, सेल का जो आपका प्राथमिक सेल होता है, कौन सा सेल, प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा होता है। प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध द्वितीयक सेल से क्या होता है, ज्यादा, द्वितीयक सेल से ज्यादा होता है, द्वितीयक सेल से ज्यादा होता है। ओके, जो आपका प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध है वो द्वितीयक सेल से क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, समझ गए सभी। और तीसरा पॉइंट मैं आपको बताऊं कि जो प्राइमरी सेल होते हैं उनका सेकेंडरी सेल से आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, ज्यादा होता है, हमेशा याद रखना। और तीसरा जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी आदर्श सेल हो, आदर्श सेल, ठीक है, आइडियल सेल, आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है। आदर्श सेल की अगर बात की जाए तो उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है बेटा, शून्य होता है। ठीक है, क्लियर है अब। तो ये सभी टॉपिक आपको क्लियर हो गए। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में यहीं तक। अब आगे के जो टॉपिक हैं वो हम लोग अपने अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लगातार मेरे YouTube चैनल से या ब्रेन डेवलपर्स ऐप पर लगातार इन वीडियो लेक्चर्स को देखते हैं। अब हम लोग लाइव क्लास केवल न्यूमेरिकल्स के लिए अपने लाइव क्लास अरेंज करेंगे और आपको चैप्टर वाइज जो भी वीडियो लेक्चर्स हैं वो मेरे ब्रेन डेवलपर्स ऐप पर, यानी मेरे कोचिंग का जो ब्रेन डेवलपर्स ऐप है उस पर या मेरे यूट्यूब चैनल पर हमेशा अवेलेबल रहेंगे। और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें या फिर ब्रेन डेवलपर्स ऐप को डाउनलोड करें, वहां पर आपको प्रॉपर नोट्स और वीडियो लेक्चर्स हमेशा अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो। और जो भी मेरे ऐप से जुड़ना चाहते हैं तो ब्रेन डेवलपर्स ऐप प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। प्ले स्टोर पर आप ब्रेन डेवलपर्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और एक और फायदा है उस ऐप से जुड़ने का, उस पर आपको सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस, नोट्स प्रॉपरली मिलते रहे, क्योंकि मेरे कोचिंग की जो टीम है उस पर लगातार अपने वीडियो लेक्चर्स अपलोड करती रहती है। ठीक है, क्लास 5 से लेकर क्लास 12 तक के सभी बच्चों के लिए उस पर कुछ ना कुछ अवेलेबल है। ठीक है, हमारी टीचर्स की टीम उस पर लगातार काम कर रही है। जैसे जैसे स्टूडेंट जुड़ते जाएंगे उनके लिए वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, 5 से लेके यानी क्लास 5 से लेके क्लास 12 तक के बच्चों के लिए हर एक सब्जेक्ट की कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट अभी अवेलेबल है कुछ दिनों तक। फिर उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आपको लगातार वीडियो लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल पर या मेरे ब्रेन डेवलपर्स ऐप पर आपको लगातार मिलते रहेंगे। ओके, तो अभी के लिए, आज के लिए केवल इतना ही। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो फाइनली लास्ट वन मोर थिंग, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो लेक्चर को आप लोग शेयर करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो लेक्चर पहुंचे। यही मेरी इच्छा है कि अधिक से अधिक बच्चे इस वीडियो लेक्चर का लाभ ले पाए। ओके, तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय स्टूडेंट्स।